हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका दोस्त आज फिर जो है वो एक नई वीडियो के साथ आपके सामने जो है वो लेकर के आया है। ये वीडियो जो है क्लास 12th के लिए, बोर्ड क्लास के एग्जाम के लिए रिवीजन पर्सपेक्टिव से बनाया गया वीडियो है। आज का जो मेरा चैप्टर है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम एज स्पेशली जो है वो यूनाइटेड नेशन पे फोकस करेंगे। ठीक है। आप लोगों को मेरी वीडियो जो है वो अच्छी लगे तो आप जो है लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। चलिए हम चलते हैं, ज़्यादा टाइम जो है वो ना लगाते हुए। जो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है इंट्रोडक्शन से रिगार्डिंग, सो आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिकली इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अगर हमने वर्ल्ड लेवल पे पीस, कॉपरेशन और डेवलपमेंट इंश्योर करनी है। इस चैप्टर में हम मोस्टली जो है यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका जो है ग्लोबल लेवल पे क्या रोल है, किस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व करने का काम करती है, कैसे जो है यूएस एक ग्लोबल लेवल पे जो है वो आपका पावर बनी हुई है और उसको कैसे जो है वो चैलेंज किया, यूएन ने कैसे जो है उसको कंट्रोल किया। साथ ही साथ जो हम देखेंगे कि इंडिया और यूएन के कैसे रिलेशंस हैं। एंड देन जो है आप लोग इस चैप्टर में देखोगे कि यूएन में रिफॉर्म की जरूरत है, तो किस तरह के रिफॉर्म की जरूरत है और मेंबर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया जो है वो चाहिए होता है। चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों जरूरी है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बच्चे? आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबसे पहला जो काम है वो है इनका मेंटेन पीस। आज के टाइम में, आज के दौर में हम जो है ग्लोबलाइज इरा में रह रहे हैं, हम जो है लिबरलाइज इकोनॉमीज में रह रहे हैं, हम कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ टेररिज्म और बाकी बहुत सारी दिक्कतें जो है वो हमारी वर्ल्ड पर जो है वो देखने को मिल रही हैं। उसी उन्हीं सब प्रॉब्लम्स के चलते हम लोग जो है वो आपका इन ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करते हैं ताकि हम लोग जो है वो वर्ल्ड लेवल पे पीस जो है वो मेंटेन कर सकें बच्चे। दूसरा, रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग। ये जो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके थ्रू हम लोग वेरियस जो प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं इन बिटवीन द वेरियस कंट्रीज, उनको जो है वो आपका डायलॉग, बातचीत के थ्रू जो है वो आपका सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी के साथ जो आपके वो इश्यूज जो ना केवल एक कंट्री से रिलेटेड हैं बल्कि वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज को जो है वो अफेक्ट करते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन राइट हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, इन सब इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए, इन सब इश्यूज के बारे में डिस्कशन करने के लिए एक जो है वो प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड जो है वो आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है। चलिए, अब जो जिसमें कि जो है वो आपके 19 चैप्टर, जो यूएन चार्टर है उसमें 19 चैप्टर और 111 जो है वो आर्टिकल हैं। और ये जो चार्टर है बेसिकली सैन फ्रांसिस्को में जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ पर जो वो बनाया गया था और आपका जो है वहीं पर साइन किया गया था। अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ यूनाइटेड नेशन का, तो आपका न्यूयॉर्क यूएसए में जो है वो आपका इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगा बच्चे। एंड 24 अक्टूबर, ध्यान रखना बच्चे, 24 अक्टूबर जो है वो आपका वो यूनाइटेड नेशन डे के नाम से जो है वो जाना जाना जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है, या आपका जो है वो यूएनओ डे, वर्ल्ड यूएनओ डे के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो आपको 24 अक्टूबर के बारे में जो है पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट है जो एक्चुअल में 24 अक्टूबर को ही जो है वो आपका ये यूनाइटेड नेशन आपका जो है वो इन्फ्लुएंस में, इफेक्ट में जो है वो आया था। तो आपको 24 अक्टूबर को थोड़ा सा जो है ध्यान रख लेना है, वर्ल्ड यूएनओ डे बच्चे। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज ऑफ यूएनओ। देयर आर वेरियस एजेंसीज हुज वर्क अंडर द यूएनओ। ठीक है, जिसमें से जो मेन मेन है हमारे सिलेबस में, उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। जिसमें आपका जो है डब्ल्यूएचओ है, यूनेस्को है, आपका जो है यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, यूएनएचआरसी है। ठीक है, ये बेसिकली जो है वो आपकी कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज हैं, ठीक है, जो इसके अंतर्गत जॉब काम करती है, अंडर जॉब काम करती है। इसके अलावा और भी है, एमएनएसटी इंटरनेशनल, एआईईए है बच्चे। ठीक है, आपका जो है वो बेसिकली इसके अलावा डब्ल्यूटीओ है। ठीक है, सो
इसके अलावा भी और भी एजेंसीज हैं, बट ये जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, एग्जाम व्यू पॉइंट से बच्चे। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आपका जो है वो सबसे पहले जनरल असेंबली की बात करते हैं। इसमें जो है वो 193 मेंबर रहते हैं। ये जो है वो आपका चीफ ऑर्गन आप लोग मान सकते हो बच्चे, ठीक है, या वर्ल्ड पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। और सारे के सारे जो 193 मेंबर स्टेट हैं वो सब के सब जो है इस जनरल असेंबली के मेंबर जो है रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। इसमें जो है वो आपके 15 मेंबर रहते हैं, जो कि जैसा कि मैंने पहले भी बोला है आपको, ठीक है, आपके 5 परमानेंट मेंबर और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है आपके इंटरनेशनल लेवल पे पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। परमानेंट मेंबर जो है वो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना जो है परमानेंट मेंबर, और इन्हीं के पास जो वीटो पावर भी है। इसी के साथ आपका जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है बच्चे, ठीक है। इसका जो मेन काम है रिकमेंडेशन देना ऑन द बेसिस पॉलिसीज फ्रेम करने में ऑन इन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड एनवायरमेंटल इशू। इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज पर आपकी पॉलिसीज बनाने के लिए रिकमेंडेशन देने का काम जो है वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है बच्चे। उसके अलावा आपकी जो है ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ध्यान रखना बच्चे, इस आपकी जो है 1994 में 199 में आपकी जो 1994 में जो है वो आपका ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसको जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि इसकी जो है वो अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है इसका जो मेन काम है वो आपका ओवरसी ट्रस्ट टेरिटरीज विद इट्स रोल नाउ लीगली इनएक्टिव। बेसिकली इसका काम था वेरियस कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट क्रिएट करना, और आपका जो है अगर कोई कंट्री जो है किसी तरह का इन किसी कंट्री पे जो है एलिगेशन लगाती है तो उस चीज़ को आपका जो है वो कहीं ना कहीं चेकआउट करके उन कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट जो है वो मेंटेन करना इसका काम है। बट 1994 में इसको जो है वो आपका सस्पेंड कर दिया गया। राइट नाउ इट इज नॉट वर्किंग बच्चे। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। आपका जो है वो इसमें 15 जजेस रहते हैं, ठीक है। और ये जो 15 जजेस हैं, ठीक है, आपके जो है वो बेसिकली 9 ईयर के लिए जो है वो आपके अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो नीदरलैंड हेग में है, ठीक है। हेग नीदरलैंड हेग में है बच्चे, ठीक है। और आपका जो है वो 1/3 जो जजेस हैं वो 3 साल के बाद रिटायर जो है वो होते रहते हैं। तो आपको जो है वो यहाँ से पता होना चाहिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में है, ठीक है। और दूसरा जो है कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस रहते हैं। प्लस जो है इसमें जो है वो आपके 1/3 जो जजेस हैं वो जो है वो आपका रिटायर हो जाते हैं एवरी 3rd ईयर बच्चे, हर तीसरे साल 3 साल कंप्लीट करने के बाद। और साथ ही साथ आपका जो है ये जो जजेस हैं ये 9 साल के लिए बेसिकली जो काम करते हैं, 9 साल के लिए अपॉइंट जो किए जाते हैं। नेक्स्ट यूएन सेक्रेटरीट, जैसे हमारी कैपिटल में हमारी कंट्री का जितना भी कामकाज होता है उससे रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो होता है वो सेक्रेटरीट में होता है। वही सेम थिंग जो है वो आपका यूएन सेक्रेटरीट भी करता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे वर्क को कैरी आउट करने के लिए। और बेसिकली जो है वो ये अदर ऑर्गन्स को इन अदर जो है वो 4 ऑर्गन आज के टाइम में, बट ऐसे हम 5 ऑर्गन बोल सकते हैं, इनको जो सपोर्ट करता है इनका काम करने के लिए बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफॉर्म एंड चैलेंजेस, ठीक है, आफ्टर द कोल्ड वॉर। आपके जो है वो कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या रिफॉर्म और चैलेंजेस जो है वो आपके होने चाहिए थे, या क्या क्या जो है वो आपके जरूरी थे। सो फर्स्ट है कि आफ्टर द कोल्ड वॉर द वर्ल्ड चेंज्ड एंड सो डिड ग्लोबल चैलेंज लाइक टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, सिविल वॉर एक्सेट्रा। आपको पता है कि कोल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड जो है वो बायपोलर से यूनिपोलर बन गया, यूएसए बना था ओनली पावर बन गया। इसी के साथ नए चैलेंज भी जो है वो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखने को मिले, जो कि आपका टेररिज्म था, क्लाइमेट चेंज था, सिविल वॉर थी। इस तरह से नए नए जो चैलेंज इमर्ज हुए। उसी के साथ बहुत सारी कंट्रीज ने बेसिकली जो है वो फील किया कि यूएन के स्ट्रक्चर में स्पेशली सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि ये जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि इसमें जो अप्रोप्रिएट
रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं मिल पाई है। उसके अलावा रिफॉर्म आर नीडेड टू मेक द यूएन मोर डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव। अगर ये बोल रहे थे, अब अदर मेंबर जो है वो बोल रहे थे, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर नहीं है, वो बोल रहे कि अगर हमने जो है यूनाइटेड नेशन को और ज़्यादा डेमोक्रेटिक बनाना है, इंक्लूसिव बनाना है या इफेक्टिव बनाना है, तो हमें जो है वो चेंजेस की ज़रूरत है। उसके अलावा उन्होंने जो है कुछ की चेंजेस जो है वो की डिमांड करी। उन्होंने बोला कि परमानेंट मेंबर जो है उनका नंबर इंक्रीज किया जाए और साथ ही साथ जो नॉन परमानेंट मेंबर है उनका भी नंबर जो है इंक्रीज किया जाए। आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चे कि आपके जो है वो परमानेंट मेंबर में कुछ कॉन्टिनेंट तो ऐसे हैं, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो गया या साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, यहाँ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, कोई भी मेंबर नेशन नहीं है। दैट्स वाई वो आपके जो डिमांड कर रहे थे कि इसमें जो चेंज होने चाहिए। उसके अलावा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन जो है इंक्रीज करनी चाहिए। एशिया और अफ्रीका में आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो रहती है, तो इस करके इसके अलावा बीटो पावर को लिमिटेड और रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो आपका However, there is no agreement among the countries on how and when to make the changes. ठीक है, reform of structure and processes की बात करते हैं. Many countries believe that United Nations needs to be reformed to match the changing world. अब वो क्या बोल रहे हैं, अगर हमने जो इस बदलते हुए युग में जो है वो आपका बेसिकली compete करना है, रहना है, तो हमें जो है कुछ रिफॉर्म जो है वो करने पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। इसी में से जो मेजर रिफॉर्म था वो आपका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में था, जिसको 1992 में यूएन जनरल असेंबली में ने जो है एक रेजोल्यूशन भी पास करा था, जिसमें से 3 जो है वो आपकी मेन प्रॉब्लम जो है दिखाई गई थी। पहली प्रॉब्लम थी द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिफ्लेक्ट द करंट ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन, कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो आज के टाइम की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही है, उसके साथ डील जो है वो नहीं कर पा रही है। दूसरा बोला इन्होंने कि इट्स डिसीजन ऑफन फेवर वेस्टर्न पावर, ये जो डिसीजन लेती है सिक्योरिटी काउंसिल, ऑलवेज जो डिसीजन लेती है, जो बीटो पार कंट्रीज हैं या आपका जो है वो बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हीं के फेवर में जो है वो डिसीजन आते हैं, बाकियों के फेवर में कोई डिसीजन जो है वो नहीं आता है। अगर इनको कहीं लगता है कि इनका जो है जिस जगह पर फेवर नहीं है उस जगह से ये लोग जो है वो आपका उस डिसीजन को लेते ही नहीं है, या उसके अगेंस्ट जो है वो अपनी बीटो पावर का यूज कर देते हैं। नेक्स्ट थर्ड इन्होंने बोला कि लैक ऑफ फेयर रिप्रेजेंटेशन, कि आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है, मैंने पहले भी बोला कि अफ्रीका आपका जो है लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट जो इसके पार्ट ही नहीं है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो यहाँ पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है। दैट्स वाई जो पीपल और अदर कंट्री स्टार्टेड टू डिमांड रिफॉर्म इन द यूएन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉफी अनन, जो कि आपके 1997 में जो है वो आपके यूएन के जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने जो है वो आपका इंक्वायरी जो वो स्टार्ट करी कि कैसे जो है यूएन में रिफॉर्म किया जाए, जहां पर उन्होंने बहुत सारे अपने जो है सजेशन दिए, ठीक है, जिसमें से उन्होंने जो है सिलेक्टिंग न्यू परमानेंट मेंबर एंड नॉन परमानेंट मेंबर, कि आपका जो है वो कोई भी कंट्री अगर इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है तो आपका जो है वो बेसिकली वो परमानेंट मेंबर और नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो बन सकती है सिक्योरिटी काउंसिल की बच्चे। सो क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने दिए बच्चे, सबसे पहला इन्होंने बोला कि द कंट्रीज दैट आर मेजर इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर, वो कंट्री जो वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमिक पावर है या मिलिट्री पावर है, जहां की मिलिट्री जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है या स्ट्रांगेस्ट में आती है, स्ट्रांगेस्ट स्ट्रांग वाली कैटेगरी में आती है, सो वहां पर जो है वो आपका बेसिकली उस कंट्री को वो कंट्री जो है यूएन की परमानेंट मेंबर बन सकती है। दूसरा उन्होंने बोला कि आपका वो नेशन जो डिमांड कर रहा है कि मुझे यूएन का परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जाए, तो वो यूएन के बजट में एक आपका अच्छा अमाउंट भी जो वो पे करता होना चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन, इसके अलावा अगर कोई ऐसी कंट्री है तो जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको भी बना सकते हैं। उसके अलावा कंट्रीज दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट, वो कंट्री जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट को रिस्पेक्ट करती है वो भी जो है वो आपका इसके मेंबर परमानेंट मेंबर जो है वो बन सकती है, आपका जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर बन सकती है। उसी के साथ कंट्रीज दैट कैन रिप्रेजेंट डिफरेंट रीजन, मतलब डाइवर्सिटी जिस कंट्री में है उसको जो है यूएन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये कुछ एक चेंजेस जो है इन्होंने बोले गए क्राइटेरिया जो है वो रखे, बट इनको एक्सेप्ट जो है नहीं
किया गया आपकी जो है वो परमानेंट पावर के द्वारा या मेंबर के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंजेस इन रिफॉर्म। क्या क्या चैलेंजेस जो अब देखने को मिले, तो आपको पता होना चाहिए इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। सम सजेस्ट दैट रीजंस लाइक एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका मस्ट गेट परमानेंट सीट्स। बेसिकली एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को भी परमानेंट सीट्स जो है मिलनी चाहिए। अदरवाइज क्या है, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के पास है, ठीक है, आपका जो है वो 2 सीटें जो है वो आपकी यूरोप के पास है, एक जो है वो एशिया के पास है, और आपका रशिया आधा एशिया में, आधा जो है वो यूरोप में आता है। तो इस करके जो है वो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कुछ कॉन्टिनेंट जैसे अफ्रीका हो गया, वहां पर बहुत आपकी जो है अनइक्वल, वहां पर जो है वहां से कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से कोई रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, तो इस करके जो है इसको चेंज किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि आपके डेवलपिंग नेशन और डिफरेंट सिविलाइजेशन वाले जो आपके स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, उनको जो है वो आपका ज़्यादा सीट्स जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। बट आपके जो है इस करके कुछ चैलेंजेस भी फेस करने को मिलेंगे। जो डेवलपिंग नेशन है, ठीक है, उनमें जो है डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्रेस देखने को मिले, या कल्चरल ओवरलैप इन मैनी कंट्रीज जो है वो देखने को मिला, इसलिए जो है इस रेजोल्यूशन को कहीं ना कहीं नकार दिया गया बच्चे। नेक्स्ट है द वीटो पावर इश्यूज। वीटो पावर का क्या इशू है? अ मेजर डिबेट टॉपिक ऑफ डिबेट इज वेदर द वीटो पावर शुड बी रिमूव्ड। आपका जो है जब कॉफी अनन ने बोला कि वीटो पावर से रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लिया जाए, तो आपकी जो है बेसिकली जो वीटो पावर कंट्रीज हैं और आपकी नॉन वीटो पावर कंट्रीज हैं, उनके बीच में काफी भारी भरकम जो वो आपका बेसिकली डिबेट चला बच्चे। अब 5 परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो पावर है, वो किसी भी डिसीजन को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर एक भी जो है वो आपका एग्री नहीं है उसके उस डिसीजन के साथ, वो अपने जो है उस डिसीजन को रुकवा सकता है। सो उसको जो वीटो पावर हम लोग बोल देते हैं बच्चे। बहुत सारे जो आर्ग्यूज हैं वो आपके बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज ये बोलती हैं कि यूएन के जो बेसिकली प्रिंसिपल्स हैं उनमें बोला गया है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, वहीं इसके खुद के ही जो आपके ऑर्गन्स हैं उनमें ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यू को पूरी तरह से फुलफिल नहीं करता है बच्चे। उसी के साथ अगला क्या बोल रहा है कि व्हाट अदर फील दैट विदाउट वीटो पावर बिग पावर में लीव द यूएन वीकनिंग इट्स इंपॉर्टेंस। अब कुछ जो है ये बोलते हैं कि अगर उन कुछ कंट्रीज को वीटो पावर नहीं दी जाए, जिनके पास वीटो पावर है, वीटो पावर ना दी जाए, तो वो कंट्री जो है वो आपका यूएन को छोड़ देंगी, जिससे यूएन जो है वो वीक हो जाएगा और उसकी इंपॉर्टेंस जो है खत्म हो जाएगी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिक्योरिटी काउंसिल में 15 टोटल मेंबर होते हैं, उसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। आपके जो है वो जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास कोई भी वीटो पावर और रिप्रेजेंटेशन का राइट नहीं होता है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो मेजर ऑर्गन मानते हैं हम लोग, यही जो है वो यूएन को चलाने का काम करता है बच्चे, यहाँ से पता होना चाहिए आपको ये बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया एंड यूएन। सबसे पहले ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, पावर ऑफ यूएन की बात करते हैं बच्चे। इन 2005 एज यूएन मार्क्ड 60 years, वुड लीडर वर्ल्ड लीडर मैटर रिव्यू इट्स रोल एंड प्लान रिफॉर्म। एक की डिबेट जो है वो आपकी होती है कि विद द चेंजिंग वर्ल्ड veto power of the 5 permanent security council member, but this was seen as unlikely since these nations would not give it up and might डिसेंज फ्रॉम द यूएन विदाउट इट। बेसिकली आपके जो परमानेंट मेंबर हैं वो ये बोलते हैं कि आपके हम लोग जो है वो अपनी ये जो वीटो पावर है इसको छोड़ नहीं सकते हैं, अगर हमसे छीन ली जाती है तो यूएन जो है वो बिना किसी के काम की जो ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। बेसिकली इसमें जो बहुत सारे डिसीजन लिए गए, जिसमें से इन्होंने बोला कि हम लोग एक पीस बिल्डिंग कमीशन जो है वो बनाएंगे, जो कि आपका पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी के लिए जो है वो आपका एड देगा। उसी के साथ जो है वो इन्होंने बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट जेनोसाइड जैसी प्रॉब्लम जो है उनको सॉर्ट आउट करने का काम करेगा, एट्रोसिटीज को कम करने का काम करेगा। इन्होंने जो है ह्यूमन राइट कमीशन भी एस्टेब्लिश किया 2006 में, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये लगातार आपके सस्टेनेबल या मिलेनियम
डेवलपमेंट गोल्स पे भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा टेररिज्म जैसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए भी काम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी सेटअप करने के लिए फंड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि जो अननेसेसरी एक आपका ऑर्गन था, ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, उसको भी सस्पेंड जो इन्होंने कर दिया है बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया एंड यूएन, इंडिया और उसके यूएन के रिफॉर्म की। तो इंडिया जो अब बेसिकली यूएन में रिफॉर्म को सपोर्ट करता है, बिकॉज इंडिया जो है वो करंट टाइम में ग्लोबल रियलिटीज को जानता है, और इंडिया चाहता है कि यूएन भी जो है वो बदलते हुए विश्व के साथ, ग्लोब के साथ, आपके वर्ल्ड के साथ जो है वो आपका चेंज हो जाए। बेसिकली इंडिया जो है वो आपका डेवलपिंग कंट्रीज के अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन के फेवर में है, एस्पेशली इन द सिक्योरिटी काउंसिल। बच्चे इंडिया अपने आप को जो है वो इसलिए आपका यूएन का मेंबर बनाना चाहता है क्योंकि यूएन ने जो क्राइटेरिया, कॉफी अनन ने जो क्राइटेरिया रखे थे, उसमें से सारे मैक्सिमम सारे क्राइटेरिया को इंडिया जो है फुलफिल करता है, जिसमें से इंडिया जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है, इंडिया जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर भी है बच्चे यूएन बजट में, और इंडिया जो है वो बेसिकली पीस कीपिंग पे भी बिलीव करता है। उसी के साथ इंडिया में जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी है, इंडिया जो है वर्ल्ड की फोर्थ आपकी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, साथ ही साथ जो है वो आपका इंडिया में डाइवर्सिटी भी है बच्चे, डेमोक्रेसी भी है। दैट्स व्हाई ये सारे आपके जो फीचर हैं इंडिया के, इनके आधार पर जो है वो कहा जा सकता है कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप जो है मिलनी चाहिए बच्चे। अब यूएन ने यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या क्या काम किए, जब वर्ल्ड यूनिपोलर था तो उस टाइम जो क्या आपका जो है वो यूएन की तरफ से एफर्ट किए गए, उसके बारे में बात करते हैं। आफ्टर द कोल्ड वॉर द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर बच्चे, क्रिएटिंग अ यूनिपोलर वर्ल्ड। सबको पता है कि आपका कोल्ड वॉर के बाद, यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद, अकेला यूएसए जो है वो सुपर पावर बच गया और उसने जो वर्ल्ड को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो आपकी कंट्री थी, ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि यूएन जो है वो आपका इस पावर को बैलेंस कर सकता है, बट आपको पता होना चाहिए कि यूएन में बेसिकली यूएसए का इंपॉर्टेंट रोल है। और आपको एक कार्टून आपने देखा होगा कि एक हाथ में यूएसए के जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फोटोग्राफ जो है, पिक्चर कार्टून बनाया हुआ है, एक हाथ में जो है वो आपका वॉर जो है वो लिखा हुआ है, वो बहुत बड़ा है, और यूएन जो बहुत छोटा। मतलब यूएन इन आपका जो है यूएसए कंट्रोल करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि यूएसए जो है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है फाइनेंस का, आपका जो है वो बजट का यूएन में बच्चे। इसके अलावा दूसरी बात, ये हेडक्वार्टर यूएसए में है, ठीक है, दैट्स वाई। उसके बाद तीसरे जो है यूएसए के पास वीटो पावर भी है, इस करके जो है वो आपका कहीं ना कहीं यूएस जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं बच्चे कि यूएसए जो है वो ऑलवेज ये अपना कोई भी डिसीजन को अगर सपोर्ट करता है तो उसमें जो है वो उसका इंटरेस्ट छुपा रहता है, और वो ऑलवेज वो अपनी पावर को, अपनी जो है वो बेनिफिट को देखते हुए जो डिसीजन लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट नहीं है बट लिटिल बिट जो मैं बात करता हूँ अचीवमेंट ऑफ यूएन की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूएन ने जो है वो वर्ल्ड लेवल पे आपकी जो है वो पीस मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें से आपका जो है वो बेसिकली 1949 या 51 का बेसिकली कोरिया वॉर हो, कोरिया इशू हो, चाहे वो आपका 1956 का यूके फ्रांस एंड इजराइल इशू हो, इन सबको जो है वो सॉर्ट आउट करने का काम जो है वो इंडिया ने करा है बच्चे। इसी के साथ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस भी जो है वो देखने को मिली है, ठीक है। आपका जो है बहुत सारे नेशन को जो आपके किसी न किसी कंट्री के कॉलोनलाइज थे, इंपीरियलिज्म के अंतर्गत आते थे, तो उनको फ्रीडम दिलवाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है बच्चे। साथ ही साथ जो है वो आपका रिफ्यूजीज जो थे वेरियस कंट्रीज के, उनको रिहेबिलिटेट करने का, रीसेटल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपका जो है वो बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में और इंटरनेशनल लॉज एस्टैब्लिश करने में यूएन ने जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और साथ ही साथ आज के टाइम में वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड की सारी कंट्री को एक प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है, डिस्कशन के लिए, किसी भी इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, ताकि जो है वो वर्ल्ड लेवल पे उन इश्यूज का, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो किया जा सके। साथ ही साथ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में भी आपका जो है वो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले
किया है बच्चे, ठीक है। सो दैट इज द ओवरव्यू अबाउट दिस चैप्टर। लिटिल बिट जो है वो हम लोग आपका कुछ एक और जो है की एजेंसीज है उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यूनेस्को की बात करूं बच्चे तो आपका इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो 4 नवंबर 1945 को हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस फ्रांस में है बच्चे। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली डेवलप्ड कोऑपरेशन among the nation through education, कल्चर, साइंस, सोशल साइंस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बच्चे। आपका एजुकेशन, कल्चर, साइंस, सोशल साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट इंश्योर करना है। इसी के साथ वर्ल्ड लेवल पे पीस, सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स मेंटेन करना इसका काम है। नेक्स्ट जो एजेंसी है वो है आपकी यूनिसेफ। आपका जो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, इसकी जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। आपका जो है वो 11 दिसंबर 1946 को ये एस्टैब्लिश करेगी। प्रेजेंट टाइम में 192 मेंबर हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क यूएसए में है बच्चे। इसका जो मेन काम है वो आपके वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, चिल्ड्रंस की प्रोटेक्शन करना जो है इसका मेन काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अप्रैल 1948 में एस्टैब्लिश करी गई है बच्चे। प्रेजेंट टाइम में इसमें जो है वो 194 मेंबर हैं, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है और ऑब्जेक्टिव इसका जो है वो आपका वर्ल्ड को वेरियस जो डिजीज हैं उनको कंट्रोल करना, जैसे आपका जो है टीबी, मलेरिया, फ्लू, कोविड-19, एचआईवी, कैंसर एक्सेट्रा को जो है कंट्रोल करके उनकी मेडिसिन वगैरह बनाने का काम है इसका। उसके बाद आईएलओ है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, ठीक है। आपका जो है वो इसकी फॉर्मेशन 1919 में हुई थी। पहले जो है वो आपका बेसिकली ये अलाइड ऑर्गेनाइजेशन थी लीग ऑफ नेशन की, फिर 1946 में ये यूएनओ की अलाइड ऑर्गेनाइजेशन बन गई और 194 इसके मेंबर है। जुनेवा स्विट्जरलैंड में इसका भी हेडक्वार्टर है। इसका जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है बच्चे, वो है आपका सोशल जस्टिस फॉर लेबरर्स एंड गिव प्रमोशन देयर यूनिवर्सली एक्सपेक्टेबल लेबर राइट। इसके अलावा उनके राइट्स को, लेबर के राइट को प्रोटेक्ट करना जो है इसका मेन काम है बच्चे, ठीक है। आपका जो है वो नेक्स्ट हम बात करते हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बच्चे, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जो है दो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपका जो है वो जो आईएमएफ है उसके 190 मेंबर हैं, ठीक है। आपका जो है यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ये वर्ल्ड लेवल पे एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और वर्ल्ड लेवल को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने का काम इसका रहता है। वर्ल्ड बैंक 1944 में एस्टैब्लिश किया गया था बच्चे, ठीक है। इसका काम भी एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, क्रिएट एंटी करप्शन गवर्नमेंट क्रिएट करना जो इसका मेन रीजन, मेन कारण है। यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बच्चे, ये एस्टैब्लिश करी गई है 1995 में, ठीक है। इसका जो मेन काम है, इसका ये बेसिकली जो है वो एक पुराने टाइम में एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जिसका नाम है गेट बच्चे, GATT, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। आपका जो है जो कि बाद में जो है वो आपका 1995 में इसका नाम चेंज करके कर दिया गया WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और 164 इसकी कंट्रीज है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसका काम है वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को मेंटेन करना। इसके साथ ही साथ एक IAEA है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी फॉर्मेशन जो है वो 1957 में हुई थी बच्चे, ठीक है। आपका जो है वो इसका काम है एटॉम्स फॉर पीस, की आपके जो एटम बम हम लोग बना रहे हैं वो पीसफुल पर्सपेक्टिव के लिए होने चाहिए। जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको पॉजिटिव हम लोगों ने जो है वो पर्सपेक्टिव से यूज करना है, ना कि जो है वो आपका बेसिकली किसी को, आपका किसी कंट्री पे अटैक करने से रिगार्डिंग जो है वो काम करना है बच्चे, इसको यूज करना है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में जो है वो बना था। ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका जो मेन काम है वो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने से रिगार्डिंग है बच्चे। उसके बाद ह्यूमन राइट वॉच है जो 1978 में बनी थी, ये भी एक एनजीओ है बच्चे, ठीक है। इसका भी काम है
आपके जो है वो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना। सो ये था आपका चैप्टर। आई होप आपको जो है वो ओवरव्यू मिल पाया होगा, जिसके थ्रू जो है वो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प हो सकती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को जो है वो लाइक शेयर और कमेंट जो है ज़रूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।